बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं इसका फेडरल एक्साइज एक्ट का। ये है लेवी कलेक्शन एंड द पेमेंट ऑफ ड्यूटीज। कि किस पे लेवी होगा, मतलब किस पे लगेगा टैक्स, पर कलेक्शन कैसे होगी, पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या होनी चाहिए। पहले उसमें सबसे सेक्शन नंबर 3 जो है, यहाँ भी सेक्शन के नाम याद करना है हम लोगों को। सेक्शन नंबर 3 क्या है हमारे पास? सेक्शन नंबर 3 है ड्यूटीज एंड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेविड। जो फर्स्ट शेड्यूल में रेट लिखे हुए हैं वो क्या होंगे? लेवी होंगे, लगेंगे इन सब के ऊपर, वो फेडरल एक्साइज वाले। किस किस बंदों के ऊपर लगेगा? अब जो फेडरल एक्साइज एक्ट जो है ड्यूटीज हैं वो किस पे लगती हैं? वो गुड्स प्रोड्यूस पे लगती हैं और मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, मीन्स मैन्युफैक्चर पे लग रही होगी वो टैक्स और ड्यूटीज वगैरह। ऐसी चीज जो इंपोर्ट कर रहे हो आप कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर, उस पर क्या लग रहा होगा? टैक्स लग रहा होगा फेडरल एक्साइज का। सच एज, अच्छा ये अगर लेट्स से प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे आप, इंपोर्ट भी नहीं कर रहे, तो वो वाली गुड्स जो क्या की हुई है, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या की हुई है, नोटिफाइड में स्पेसिफाई की हुई है। Such good notified by the federal government specifically as are produced or the manufactured in the non-tariff area and are brought to the tariff area for the sales or the consumptions। अब ऐसी स्पेसिफाइड गुड जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं लिखी हुई हमारे पास ना, जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं लिखी हुई वो क्या कर दी उसने? उसने स्पेसिफाई कर दी किसने? फेडरल गवर्नमेंट ने। तो वो भी क्या करनी पड़ेगी हम लोगों को? टैक्स देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द सर्विसेज ओरिजिनेट आउटसाइड बट रेंडर्ड इन पाकिस्तान। ऐसी सर्विस क्या हुई हुई है जो पाकिस्तान प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ओरिजिनली वो सर्विस कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बाहर, लेकिन रेंडर कहाँ कर रहे हैं हम? पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि करीम, हाँ जैसे कि करीम अच्छी चीज है ये, जैसे कि करीम, जैसे कि टेलीनॉर, ओवर, ये बाहर की चीजें, लेकिन ओरिजिनेट बाहर की तरफ से, लेकिन अभी एक रेंडेड काम की जा रही है सर्विस पाकिस्तान में। क्या तुम पे क्या लग रहा होगा? एफईडी लग रहा होगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा इसका रेट क्या, जो रेट इसने बताया हुआ है कहाँ पे? फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल कौन सा हमारा? फर्स्ट शेड्यूल ये लिखा हुआ। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या, हर चीज के रेट्स अलग डिफाइन किए गए हैं। जैसे बेवरेजेस वगैरह के लिए 15% बोल दिया, इलेक्ट्रिक वाटर के लिए 13% बोल दिया, मुख्तलिफ आइटम के लिए मुख्तलिफ रेट यूज कर दिए। अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको के लिए कितना यूज करना है? 10% पर किलोग्राम यूज करना है। ठीक है, तो जो रेट वहां बता दिए वो तो लगेंगे, लेकिन जिनके रेट स्पेसिफाइड नहीं है उन पे कितना रेट लगेगा? उन पे रेट लगेगा 15%। नॉट स्पेसिफाइड या नॉट मेंशनड, स्पेसिफाइड लिख दो, स्पेसिफाइड या मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल। जो चीज फर्स्ट शेड्यूल में नहीं लिखी हुई उसके रेट हम कहाँ से निकालेंगे? उसके रेट हम यहाँ से निकालेंगे। 15% क्या लगाएंगे? फिर रेट लगाएंगे। ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन में लिखी है हमारे पास कि at the rate 15% except the goods and services specified in the first schedule, which shall be charged to the federal excise duty as the rate set forth therein। जो रेट इनका फेडरल एक्साइज ने बताया वो तो लगा लो, अगर नहीं बताया इनका रेट वो क्या है? 15% लगा देना। फिर बोला ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान शैल बी लेविड एंड कलेक्शन इन द मैनर सेम मैनर as a time as if there were in the duty of custom payable under the Custom Act 1969 and the provision of said Act 31 shall therefore apply। अब ऐसी चीज जो क्या कर रहे हो आप पाकिस्तान में इम्पोर्ट, ये कौन सा सेक्शन 1 था? ये सब सेक्शन 2 है, स्टार्ट हो रहा है। अब ऐसी चीज क्या कर रहे हो आप? इंपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, इंपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर, उस पर क्या लग रहा होगा? सेल्स टैक्स लग रहा होगा, मतलब वो कस्टम एक्ट लग रहा होगा, कस्टम ड्यूटी लग रही होगी। तो उसका जो रेट होगा कौन डिफाइन करेगा? वो कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी डिफाइन कर रही होगी। उसका सेक्शन कौन सा लग रहा होगा? सेक्शन नंबर 31A के हिसाब से क्या करोगे? डिफाइन होगा। सेक्शन 31 के हिसाब से क्या होगा? डिफाइन होगा। इंपोर्ट अगर कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी सेक्शन 31A इस पर डिफाइंड हो रहा होगा। ऐसी चीज जिस पर रेट बताया हुआ नहीं फर्स्ट शेड्यूल में वो कौन सा लगेगा? 15%। और इन चीजों पे क्या होगा हमारे पास? ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होती है अप्लाई होती है प्रोड्यूस पे, मैन्युफैक्चर वगैरह पे, इंपोर्टर पे, तो इन सब चीजों पे। फिर लिखा था बोर्ड में भी स्पेसिफाइड द ऑफिशियल ऑन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग एस्टैब्लिशमेंट और द इंस्टॉलेशन प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स। जो प्रोडक्शन के लिए प्लांट वगैरह मशीनरी ली उन पे क्या लग रहा होगा? आपके पास टैक्स लग रहा होगा। फिर नंबर 5 पे द लाइबिलिटी टू पे ड्यूटी शैल बी, किनको पे करनी है?
In case of such good produced or manufactured in Pakistan of the person manufacturing or producing such goods, means लाइबिलिटी किस पे अराइज हो रही है हमारे पास? लाइबिलिटी अराइज हो रही है किसके बंदे के ऊपर? सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर पे, मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं हम जो प्रोड्यूस कर रहा है, इंपोर्टर पे, उसके बाद पे लिखा हुआ है इन द सर्विस प्रोवाइडेड और रेंडर्ड इन पाकिस्तान, जो सर्विस क्या कर रहा है वो रेंडर्ड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडर, सॉरी प्रोवाइडर, उस पे क्या लग रहा होगा? ड्यूटी लग रही होगी. In case of such goods produced or manufactured in non-tariff areas and brought to the tariff area for the sale and consumption therein of the person bringing and causing to the such goods to the tariff area, जो बंदा लेके आ रहा है टैरिफ एरिया पे उस पे क्या लग रहा होगा? अमाउंट लग रहा होगा. तो इसके लिए क्या होगा? मैन्युफैक्चर्ड इन नॉन टैरिफ एरिया and brought into tariff area. वो वाला बंदा, लाने वाला बंदा लिख दो. लाने वाला बंदा जो लेके आ रहा है उस पे क्या होगी? लायबिलिटी अराइज हो जाएगी. Afterwards लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखी हुई है, the for this purpose of the section goods means the goods specified in chapter 1 to 97 and the services mean the services specified in 78 to 98 for the first schedule to the custom act 1969, जो वहाँ डिफाइन हुई है वो हमें नहीं पढ़नी. फिर सेक्शन हम लोग कौन से स्टार्ट हो रहा है? सेक्शन स्टार्ट हो रहा है हमारे पास सेक्शन 4 स्टार्ट हो रहा है. सेक्शन 4 किसके हवाले से? फाइलिंग ऑफ रिटर्न और एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटीज. तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न कब होगा? इसकी फाइलिंग कब करते हैं? हम लोगों ने शायद कल पढ़ा था. एवरी ड्यू डेट होती है 15 ऑफ द फॉलोइंग मंथ. तो इसके लिए हमने ऐसा लिखते हैं कि यार ये जो होगा ये मंथली बेसिस पे, सबसे तो ये पॉइंट लिखते हैं कि मंथली बेसिस पे होगा, मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करोगे आप, फाइल करना. सेकंड पॉइंट के लिखा हुआ है इसमें रिवाइज रिटर्न कब होगा? रिवाइज रिटर्न क्या होता है? रिवाइज रिटर्न मे बी जैसे हमने रिटर्न किया फाइल, ठीक है, उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन कर दिया, मैं लगा कि गलती है शायद अपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया तो कम टैक्स पे कर दिया. तो रिवाइज रिटर्न वही आप जो बोल रहे हो. तो कितने दिन में होना चाहिए? विद इन 120 डेज में क्या करोगे आप? फाइल करोगे. 120 डेज का मतलब क्या होगा? 4 महीने के अंदर अंदर करना है हम लोगों को. 4 महीने अंदर क्या करोगे आप? रिटर्न रिवाइज रिटर्न क्या कर दोगे? फाइल कर दोगे. लेकिन इसकी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन क्या है इसकी? कमिश्नर से पूछ के. तो वो तो ऑब्लिगेशन तो वही लगाएंगे ना, मतलब कि रेक्टिफाई करके ऑब्जेक्शन तो वही लेंगे ना. ये हमने अगर एक्सेस पेमेंट कर दी तो हम भी कर सकते हैं. बिल्कुल हम भी कर सकते हैं. अच्छा, कमिश्नर हो सकता है भाई. लाजमी नहीं है कि हम लोगों ने क्या कहा ब्लैक से मैं कोई ईमानदार बनता हूँ तो मैंने कोई टैक्स पे किया, मैंने बोला कि मैंने कोई 1 लाख का टैक्स पे कर दिया, लेकिन जब मैंने देखा क्या है मैंने वो सारी चीजें और भी सेल की थी वो उसमें आई नहीं है, तो सेल के साथ मुझे ज़्यादा टैक्स देना चाहिए था ईमानदारी के हिसाब से, तो मैंने कम टैक्स दिया तो भी मैं क्या कर सकता हूँ? रिटर्न फाइल कर, रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता हूँ. या तो लेट्स से मैंने कोई रिफंड था, मेरा ज़्यादा रिफंड देना था मुझे, जैसे हम 0 रेटेड पे रिफंड लेते हैं, तो रिफंड किसी चीज के लिए, तो रिफंड अगर लेट से मेरे पास कोई 2 लाख बन रहा था और मैंने देखा यार 2 लाख तो नहीं, मुझे ज्यादा रिफंड लेना था, 3 लाख का लेना था, तो मैं क्या करता हूँ? रिटर्न फाइल कर सकता हूँ मैं. तो रिवाइज रिटर्न में खुद भी फाइल कर सकता हूँ, लेकिन अप्रूवल ऑफ कमिश्नर. अब यहाँ ये बोलता है कि कमिश्नर की अप्रूवल कब नहीं चाहिए? कब नहीं चाहिए? कब नहीं चाहिए? मंथली बेसिस पे जैसे आप फॉलो चल रहे हो उस पे, जैसे आप फाइल कर रहे हो मंथली बेसिस पे. इसमें बोलता है कि सिचुएशन वेयर
नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होगा, कहाँ आपको अप्रूवल नहीं चाहिए। नंबर पहली चीज उसने क्या बोली, नंबर पहली चीज आपको ये बोल रहा है कि यार सबसे पहले क्या हो, आपके पास विद इन 130 विद इन 60 डेज क्या कर रहे हो, आप फाइल कर रहे हो। अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर रहे हो, रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिवाइज रिटर्न, तो आपको जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है। या तो क्या हो रहा हो आपके पास, रिवाइज रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हो, रिवाइज रिटर्न इंक्रीज और लेस, इंक्रीज और लेस रिफंड। अच्छा भाई, अब जो आप लेट्स में क्या बोला कि आप पहले 60 दिन तक कर रहे हो आप, तो आप क्या करो, आपको ये अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपने रिवाइज रिटर्न आपने किया है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका इंक्रीज क्या हो रहा है, आपका टैक्स इंक्रीज हो रहा है। अब टैक्स इंक्रीज कर रहे हो आप, तो टैक्स वाला बोला है तो अच्छी बात है, कर दे तू, रिवाइज कर दे, मसला नहीं, मुझसे भी मत पूछ, तू बस कर दे, तू ज्यादा पैसे देगा, तू कर दे, मसला नहीं है कोई मुझे ना। इसके अलावा या तो आपका जो रिफंड है वो क्या हो, लेस हो, लेस क्या हो, लेस रिफंड हो। रिफंड ज्यादा आई है तो वो एडजस्ट कराना। हाँ, नहीं मतलब रिफंड मतलब कि वजह से आपने रिफंड कर दिया 2 लाख का, आपको पता लगा 1.5 लाख रिफंड लेना था खाली मुझे, मैंने गलती 2 लाख मांग लिया। जीरो रेट सप्लाईज मैंने कम बेची थी, मैंने ज्यादा की, मैंने क्योंकि वो कोई चीज में वापस भी आ गई थी, मैं माइनस करना भूल गया। तो आप उसे क्या कर रहे हो, जब आप सेट कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप उससे बोल रहे हो कि मैं कम क्या करूंगा, मैं कम रिफंड मांग रहा हूँ आपसे। जब कम रिफंड देखेगा तो बोलेगा आपको मांगने की जरूरत ही नहीं मुझसे। तो आपके पास कितनी सिचुएशन है जहाँ आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको 2, विद इन 60 डेज और रिवाइज रिटर्न इंक्रीज टैक्स और लेस क्या, और रिफंड हो किसके अंदर, रिवाइज रिटर्न के अंदर, इन रिवाइज रिटर्न। इतनी सी बात बोली हुई इसके अंदर, कहाँ पे, जाने सेक्शन, सब्सेक्शन 2 नहीं है ये पार्ट है, ये पार्ट है, नहीं पार्ट नहीं है, बोल रहा हूँ 2 सिचुएशन है यहाँ पे ये अलाउ है, एक नंबर 1 और ये 2। तो ये 2 जगहों पे मैं बोला हुआ कि 60 डेज हो तो, या रिवाइज रिटर्न इंक्रीज हो रहा हो, या लेस जो रिफंड आप मांग रहे हो, तो क्या करो, रिवाइज रिटर्न के अंदर आपको पूछने की जरूरत नहीं है अप्रूवल लेने की। तो सेक्शन नंबर 4 किस चीज का, हमारे पास फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, फाइलिंग ऑफ रिटर्न या पेमेंट ऑफ ड्यूटीज के बारे में, कि आपको कब फाइल करना है और पेमेंट ऑफ ड्यूटी क्या होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 3 किसके बारे में था मेरे पास, ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द टू बी लेविड। लायबिलिटी किस पे होती है बेसिकली? क्या बोल रहे हो आप दोबारा से, फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक लायबिलिटी किस पे है? फर्स्ट शेड्यूल का लाइबिलिटी किसके ऊपर है, कि लाइबिलिटी के रेट्स क्या होंगे, ठीक है, किन किन बंदों पे रेट्स क्या होंगे, किसी का रेट डिफाइंड नहीं है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लेकिन है स्पेसिफाइड, तो क्या करोगे, 15% से रेट लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। और कोई इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज आप, तो इंपोर्ट को कौन सा सेक्शन ले आओ, अपना कस्टम एक्ट 1969 लिया, ये पूछा था कस्टम एक्ट कौन सा फॉलो हो रहा है, 1969 है या कोई 1999 है, कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छा, इसका जो तरीका होगा पेमेंट ड्यूटी का कौन बताएगा आपको, वो आपको एफबीआई बता रहा होगा, मींस बोर्ड बोल दूं उसको मैं, बोर्ड क्या करे, एफबीआई क्या करे, इसको स्पेसिफाई करे। फिर सेक्शन नंबर, अब यहाँ से पहले चाहे तो हम पढ़ सकते हैं कि द फॉर द एवरी मंथ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश नॉट लेटर देन द ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या थी, 15th ऑफ द मंथ, ठीक है। ड्यू डेट, वही 120 डेज के अंदर क्या रिटर्न फाइल करे। जिस केस में क्या हो, आपको जरूरत नहीं हो, तो वो आप क्या करो, उसमें कौन सी 2 कंडीशन थी, जब आपको आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा रिटर्न फाइल कर रहे हो और लेस रिफंड रिफाइंड कर रहे हो, या 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर रहे हो, आप इसको पे करने का वादा कर रहे हो, तो ये बात इसमें लिखी हुई है। फिर जीरो रेट ऑफ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, जीरो रेट पढ़ा है हम लोगों ने पहले कभी,
जीरो रेट थोड़ा इनकम टैक्स में जीरो रेटेड थोड़ा देते हैं इनकम टैक्स में? जीरो रेटेड नहीं नहीं, ये सेल्स टैक्स में थोड़ा देते हैं सेल्स टैक्स में पड़ा होगा हम लोग। हाँ सेल्स टैक्स में बहुत अच्छा है इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि द नाउ नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, provision of section 3, the good exported out of the Pakistan or such goods or इंग्लिश की तैयारी करो, रिसेंटली मैं टेस्ट में दे के आया हूँ, 45 मार्क्स हैं, नेट में से इंग्लिश में बहुत पाई देते हैं नाउन और फिर प्रोनाउन की ताज किसमें प्रोनाउन की। मैं बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ, वो करो, रिसेंटली टेस्ट दे के आया हूँ, 45 मार्क्स वगैरह इंग्लिश से आया हूँ। अच्छा भाई, अब जीरो रेट, मैं इंग्लिश के बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ, इंग्लिश आ सकती है ज़्यादा। जीरो रेट सबसे पहले, जीरो रेट किस पे लग रहा है हमारे पास? जीरो रेट किस पे लगता है हमेशा नॉर्मली? पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड द पाकिस्तान, और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर ही जा रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा गुड स्पेसिफाइड, गुड क्या कर दी है स्पेसिफाइड, जो गुड्स क्या कर दी है हमें स्पेसिफाइड कर दी, किसने स्पेसिफाइड कर दी होंगी? फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट, ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो कि अगर नोटिफाई कर दें गलत में अपने, गुड फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पे कर दे, नोटिफिकेशन दे दे, कहाँ पे? अपने ऑफिशियल गजट के अंदर। फिर क्या बोल रहा है कि द बोर्ड ग्रांट, अच्छा, बोर्ड के पास क्या है, राइट है कि वो क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है और दोबारा दे भी सकता है, कि ऑप्शन क्या है, चार्ज कर लो जीरो रेट, बोर्ड के पास ऑप्शन है। और जीरो रेट सप्लाईज क्या होती है? जीरो रेट सप्लाईज वो जिन पर हम टैक्स चार्ज करेंगे, कहाँ पे टैक्स चार्ज होगा, टैक्स या जिसको ड्यूटी बोलते हैं के लिए, टैक्स या ड्यूटी चार्ज एट 0%। इसका इनपुट टैक्स क्लेम होता है, रिफंड होता है, या एडजस्ट होता है? इनपुट टैक्स एडजस्ट होता है, इसका क्लेम होता है, इसका रिफंड होता है, सॉरी रिफंड होता है। याद है हम लोग जब सवाल कर रहे थे सेल्स टैक्स के, तो हम नीचे एक लाइन लगाते थे कि रिफंड का, कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए जो मैंने पे किया है इनपुट टैक्स का। जीरो रेट का जो इनपुट टैक्स होता है, हम पे करके आए हुए हैं कहीं पे, तो वो हम क्या करते हैं, रिफंड मांगते हैं उससे। सही सही ठीक। ठीक है ना? अच्छा, ये जीरो रेट जो है, ये नॉर्मली क्यों दिया जाता है जीरो रेट? प्रमोट करने के लिए, आई थिंक सो, प्रमोट के लिए लेते हैं, प्रमोट ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, या किसी को इंकरेज करने के लिए, यानी तुम्हारा प्रोडक्ट यूज कर, बड़ा मजा अच्छा है, ये क्वालिटी वगैरह अच्छी है, लेकिन यूज नहीं करते हम लोग खुद ही, किसी को बोल भी नहीं सकते। उसके बाद सेक्शन कौन सा हमारे पास सेक्शन है, अल्लाह के फजलो करम से, एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज। तो भाई, तो आप बता सकते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज हम्म, एक्साइज एक्साइज, एडजस्टमेंट भी मतलब कि कहीं अगर फाइल करना है और रिटर्न भी पड़ा हुआ है तो वहाँ उससे एडजस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट वही के इनपुट से आउटपुट क्या करो, एडजस्ट करो। एडजस्ट करो
ठीक है, ये चीज थी ना कि हमने अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मिस्टर ए को मैंने मैंने मिस्टर ए से क्या करी, चीज परचेज की, कितने की, 100 रुपीज की, उसमें मैंने टैक्स दे के आऊँ 17% का, तो कितना उसने उसने कितना दिया होगा, मतलब मुझे चीज कितनी पड़ गई, 1117 की चीज पड़ गई। सही। मैं इसको आगे के लेट से मैंने इसको आगे बेचा मिस्टर सी को, मैं खुद क्या हूँ, मिस्टर बी हूँ, तो मैंने क्या करी, कोई भी चीज परचेज की, तो मैंने मिस्टर बी को बेचा कितने का, 200 का, सही। 200 की चीज पे रेट लगाया 17%, तो आया लेट से वो कोई 34, सही। वो कितना 34, और 34 कितना हो गया भाई, 34 और 200 ही है, 34 की खाली कैलकुलेशन करते हैं पहले। 17 यहाँ पे आया होगा टैक्स, ये मैंने किसको पे किया होगा, ये सप्लायर ने, मेरे सप्लायर ने किसको पे किया होगा, FBR को कर दिया। एफबीआर को पे कर दिया होगा। सही है। तो अब क्या करूँ, 34 में 17 क्या करूँ मैं, एडजस्ट करूँ, फिर क्या दूँ, एफबीआर को दूँ। सही। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर सेक्शन नंबर 6 क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज। इसने बोला कि आपको कब अलाउ करूंगा, मैं कब अलाउ करूंगा, एक तो ये आपको एडजस्टमेंट तो करनी है, एक तो आपको करनी लाजमी, पर मेन चीज इसने बोली कि यार आपको जब ये अलाउ करेगा, अलाउ कब होगा, अलाउ जब होगा, जब आपके सप्लायर ने क्या किया होगा, सप्लायर ने SUPP, आपका जो सप्लायर है उसने क्या कर दिया होगा, टैक्स पेड टू FBR। क्योंकि उसने यहाँ पढ़ा था कि वो कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड सिस्टम होता है, उसके बाद कि वो चेक करता है, क्रॉस चेक कर रहा होता है कि आप रिफंड आप माइनस करते रहो, लेकिन उस सामने वाले ने पे भी किया ही नहीं किया। अब आपने पे कर दिया, सामने वाले ने पे नहीं किया, तो आप जबरदस्ती करवाओगे उससे कि यार जानी तू कर दे मेहरबानी करके वहां पे, ताकि मुझे क्या हो, अलाउ हो जाए। तो अलाउ करेगा, जब होगा, जब सप्लायर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा एफबीआर को, ये चीज हो जाए, या तो आपके पास क्या हो, वैलिड प्रूफ हो, वैलिड प्रूफ मतलब आपके पास कोई इनवॉइस हो बाकायदा, तो वो इनवॉइस भी क्या करेगा, क्रॉस चेक कर रहा होगा, लाजमी सी बात है, क्रॉस चेक करने में आप सप्लायर को लाजमी डंडा दोगे कि यार ये इसको बी कर दो, इसको ये कर दो, वैलिड सॉरी वैलिड क्या हो आपके पास, प्रूफ दो, फिर क्या करेगा, आपको एडजस्टमेंट करना क्या करेगा, अलाउ करेगा, अदरवाइज आपके लिए एडजस्टमेंट करना बेकार है। तो सेक्शन नंबर 6 किसके बारे में, हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज, 5 किसके बारे में था, जीरो रेटेड सप्लाईज के बारे में, 4 किसके बारे में था, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में, 3 किसके बारे में था, ड्यूटीज इन मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल, ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 4 है मेरे पास फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटीज, 5 है जीरो रेट ऑफ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी, एडजस्टमेंट किसमें, सेक्शन नंबर 6 के अंदर बोला हुआ है। फिर सेक्शन नंबर 7 आता है हमारे पास, सेक्शन नंबर 7, ये सेक्शन नंबर 7 को हमें शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसने बोला एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेल्स टैक्स 1990, वो एप्लीकेशन जो प्रोविजन वगैरह जहाँ पे कहाँ लिखी हुए हैं, सेल्स टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। इसकी मैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता हूँ। For the purpose of this section, the expression input tax, output tax, and the tax period shall have the same meaning as assigned to them in the sales tax 1990. इनपुट टैक्स की बात भी मतलब वही है, आउटपुट टैक्स का मतलब भी वही है, सेल्स टैक्स पीरियड का मतलब भी वही है जो कहाँ बताया हुआ मुझे, सेल्स टैक्स 1990 में। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इनपुट टैक्स क्या होता है, जो मैंने पे किया, आउटपुट टैक्स मैं चार्ज कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, टैक्स पीरियड कितना है हमारे लिए, वो सब चीजें यहाँ पे बात क्या करेगा, डीपली बात कर रहा है। क्या डीपली बात कर रहा है, in case of other specified in second schedule or the services may be specified by the board, और क्या लिखा, in case of goods specified in the second schedule or such services may be specified by the board through the notification in the official gazette, the duty shall be payable in the sales tax code. A registered person manufacturing or producing such goods or providing or rendering such services shall be entitled to deduct input tax paid during a tax period from the amount of in duties. अब लेट्स से मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने क्या करा, मैंने आपसे इनपुट टैक्स चार्ज किया होगा, आपने मुझसे इनपुट टैक्स चार्ज किया होगा, अब मैं क्या करूँ, जब वो बेचूंगा, जब अपने पास से इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लूंगा, जब मैं वो बेचने लगूंगा गुड्स से, तो क्या करूंगा, आउटपुट टैक्स से उसको माइनस करूंगा। तो वही सब चीजें जो हमने वहां पढ़ी है सेल्स टैक्स में, वही यहाँ पे डिफाइंड हुई है, सिंपल बात कर रहा है इसने।
तो ये शायद हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको आगे थोड़ा सा कर रहा हूँ। डिफॉल्ट सरचार्ज, ये डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि डिफॉल्ट सरचार्ज हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन से डिफॉल्ट सरचार्ज सेक्शन 8 में पढ़ेंगे, तो सेक्शन 8 में पढ़ लेते हैं। अब डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा कितना, डिफॉल्ट सरचार्ज मतलब क्या होता है, सरचार्ज लेट पेमेंट वाला। लेट पेमेंट वाला, पेनल्टी इसको बोल सकता हूँ मैं। पेनल्टी किस पे लगेगी, पेनल्टी लगेगी किस पे, पेनल्टी तो वो जो अमाउंट आपके चल रहा है, सही। आप पे टैक्स बन रहा है कोई 1 लाख रुपए का, आपकी ड्यूटी बन रही है 1 लाख की, यहाँ टैक्स नहीं बोलता ना, इसमें ड्यूटी बोलता है। तो यहाँ पे ड्यूटी अगर लगती है लेट से कोई अपना 1 लाख रुपए की, और आपने उसको लेट कर दिया तो पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी का यहाँ पे बोला कि पेनल्टी का अमाउंट नहीं बताएंगे हम आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, यहाँ बताएंगे इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन या फिर क्या इन टर्म्स ऑफ रेट। रेट। यहाँ इसने बोला कि कितना आप पे लगेगा, आप पे लगेगा 12% का, 12% पर एनम of the duty due या तो रिफंड ऑफ ड्यूटी, रिफंड ऑफ ड्यूटी। रिफंड ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, चलो ये तो ड्यूटी समझ में, लेट आपने पे किया। रिफंड के बारे में क्या बोला है, आपने रिफंड गलत चार्ज कर लिया, आपने रिफंड गलत मांग लिया, तो भी लग सकती है आप पे पेनल्टी कि आपने गलत मांगा, कैसे आपने हिम्मत कैसे हुई। तो 12% क्या करेंगे हम, चार्ज करेंगे। तो एप्लीकेशन देता रहेगा तो उसको चेक करते रहे। तो 12% क्या होगा पर एनम, ड्यूटी उस पर क्या चार्ज, ड्यूटी जो आपकी ड्यू हो रही है उस पर लगेगा 12% पर एनम के हिसाब से, और जितने महीने भी आपने लेट किया होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ इतनी सी बात लिखी है इसके अंदर। If a person does not pay the duty due or the any part of their within the prescribed time, or receive a refund of duty drawback, or make an adjustment which is not admissible to him, he shall in addition to duty due pay default surcharge at the rate 12% per annum of the duty and refund of duty drawback। ठीक है सर। हम रिफंड मांग रहे हैं मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए, उसका 12% हम पे पेनल्टी लगेगी, 12% पेनल्टी लगेगी, जितना हम क्लेम कर रहे हैं हाँ उसकी 12% उसका 12% लगेगा। ठीक है। ठीक है, बाप पर एनम के हिसाब से, पर एनम ये रेट पर एनम है, तो सही। इसका अपोर्शनमेंट करनी है हमें। कि आपने लेट से आपकी ड्यूटी लग रही है 1 लाख की, आपने 2 महीने लेट कर दिया, तो 12% को मल्टीप्लाई 2 बार 12 भी करेंगे, 2 महीने का अमाउंट होगा कितना बनेगा इस पर। क्लियर है। फिर हमारे पास अमाउंट आता है, सेक्शन आता है नया वाला, सेक्शन 9। सेक्शन 9 है ना वापस, सेक्शन 8 किसका था, डिफॉल्ट सरचार्ज का। सेक्शन 7 जो हमारे पास है वो प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स का था। 6 किस चीज का था, 6 था हल्का सा देखें, एडजस्टमेंट का। ठीक है, हल्का सा इसको देखें तो ये था आई थिंक जीरो सप्लाईज का, फिर 5 जीरो सप्लाईज इसका है, और ये क्या होगा, ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगा आई थिंक सो, और वो क्या होगा, ड्यूटी वगैरह जो बताइए सब शेड्यूल के अंदर। या सेक्शन याद भी करना है मैं, इसलिए थोड़ा सा बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ। ब्लैक सही ना, आपको मैं चुप भी नहीं रहा, सबसे सही है। अच्छा भाई, लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटीज in case of private companies or the business enterprises or in case of sale of business ownership। अल्लाहु अकबर। इसने क्या बोला, अब लाइबिलिटी कौन सी, प्राइवेट कंपनी की लाइबिलिटी कौन पे करेगा। तो हम लोगों ने शायद लाइबिलिटी वाली सीन पहले ही पढ़ चुके हैं। लाइबिलिटी सीन हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, या टैक्स क्रेडिट वाला पढ़ा था, लाइबिलिटी वाला पढ़ा था। टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो अगर कोई ड्यू है तो प्राइवेट कंपनी की, तो कौन पे करेगा, प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। हाँ, तो वो उसके क्या कहते हैं, उसके ऑनर्स पे करेंगे, डायरेक्टर्स पे करेंगे, शेयरहोल्डर्स पे करेंगे, वरना कौन पे करेगा, वरना ये तो तीनों ही पे करेंगे। ठीक है, जॉइंटली करेंगे या सेवरली करेंगे,
या कोई भी एक पे कर दे बाकी को लेट बाकी निकलवाता वो रहे। देखता रहे। और एपी में क्या सीन पड़ा था हम लोगों ने, एओपी में AOP उसमें पड़ा था बेसिकली होता ये है कि मतलब कोई भी एक भर दे फिर वो दूसरों से दूसरे ले ले। वैसे तो बेसिकली एओपी जो है वो टैक्स चार्ज करने के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एओपी खुद, एओपी खुद ही भरेगी, ठीक है। एओपी खुद भरती है क्योंकि वो प्रॉफिट बैलेंस के बाद नहीं मिलता है उन लोगों को ना, टैक्स पे करने के बाद। टैक्स पे करने के बाद। तो अब लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे कोई लाइबिलिटी बाकी है, एनी टैक्स लाइबिलिटी इज रिमेनिंग, तो एंड टू बी पेड, और पे भी करनी है आपको अगर, तो क्या कौन कौन भरेगा उसको, उसको भरेगा सबसे पहले उसका ऑनर, ऑनर होगा, या तो शेयर होल्डर या पार्टनर, पार्टनर या तो उसके डायरेक्टर्स। इस केसेस के अंदर प्राइवेट कंपनी के, जब प्राइवेट कंपनी होगी ऑनर पे करेगा पैसे, या तो उसके लेट से कौन जो भी बंदे होंगे उसके अंदर वो पे करे होंगे, या तो उसके डायरेक्टर पे करेंगे। फिर वही बात दोबारा से उसने बोली जॉइंटली, सर मिल मिला के कर दो भाई वरना सेवरली। डन है। सही। अब इसने बोला हुआ कि इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस ओनरशिप, यहाँ तो खत्म होने की बात कर रहे थे ना हम लोग। अब इन केस ऑफ अगर सेल कर रहे हो बिजनेस, अब इन अगर आप यहाँ पे बिजनेस क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बिजनेस क्या हो रहा है, बिजनेस ओनरशिप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज और सेल, ठीक है, सेल हो रही, तो कौन भरेगा पैसे, खरीद रहा है। तो जो खरीद रहा है वो क्या करेगा, वो पे करेगा। तो जितने भी अनपेड ड्यूटीज होंगी कौन पे करेगा, वो नया वाला बंदा पे करेगा। न्यू ओनर क्या करेगा, पे करेगा। अनपेड जितनी भी ड्यूटीज होंगी आपकी, न्यू ओनर जो होगा आपका बिजनेस का, वो क्या करेगा, पे कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो सेक्शन 9 किसका था, लायबिलिटी फॉर पेमेंट फॉर प्राइवेट कंपनी। अगर या तो कंपनी बिकती है या तो डिसॉल्व हो जाती है, तो अगर डिसॉल्व होती है तो अंदर कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर्स वगैरह ऊपर पैसे भरेंगे, वरना अगर पार्टनर मालिक चेंज होता है तो मैंने आपको बेची तो अब आप भरोगे, सार जिम्मा आपके। तो ये है सेक्शन, चाहो तो पढ़ सकते हो, कैसे ही पढ़ा नहीं पढ़ा हम लोगों ने, यकीन है, यकीन कर लीजिए। यकीन है हम आप पे यकीन नहीं हुआ तुम कैसा आगे बढ़े। माशाल्लाह, वैसे मोहब्बत है। एप्लीकेबल वैल्यू एंड द रेट ऑफ ड्यूटीज, इसने क्या बोला, एप्लीकेबल ड्यूटीज के बाद एप्लीकेबल वैल्यूज क्या होंगी और रेट ऑफ ड्यूटीज क्या होंगी। एप्लीकेबल वैल्यू, हाँ सही, मतलब के मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड रेट होता है, सेट होता है। मतलब के एक लैपटॉप आ रहा है तो ये इसका स्टैंडर्ड है 10,000 रुपये का। ऐसा नहीं ना कि आप इनवॉइस में ले आए 5,000 रुपये का ले लिए टैग बचाने के चक्कर में। मीन जो रेट ऑफ ड्यूटी जो होगी वो एप्लीकेबल होगी किसके ऊपर, कौन से अमाउंट पे, एप्लीकेबल, सॉरी ये गलत सही दिया मैंने, एप्लीकेबल होगी कौन से अमाउंट पे, वैसी गुड्स पे जो क्या हो रिटेल प्राइस पे लिखी हुई है, रिटेल प्राइस पे हो लाजमी। इनवॉइस अगर हम कम पैसों की बनवाने पे नहीं, इनवॉइस भले कितने की बना लो, रिटेल प्राइस पे उस पर टैक्स लगेगा, ड्यूटी उस पर चार्ज होगी, ओके सही। ठीक है। मीन्स अगर हम लोगों ने कल भी पढ़ा था शायद कि इस सप्लाई चेन में कौन कौन से बंदे आ रहे होते हैं हमारे पास, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चर होगा, फिर कौन था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटर था, फिर कौन था हमारे पास, होलसेलर था या डीलर था, फिर रिटेलर, फिर एट द एंड कौन आ रहा था मेरे पास, कस्टमर आ रहा था। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अब जो टैक्स पे कर रहा हूँ वो इसकी प्राइस पे कर रहा हूँ,
मुझे एक चीज पड़ी कितने की, लेट से मुझे पड़ रही है कोई 80 की, मुझे 80 की कोई चीज पड़ी, मैंने इसमें अमाउंट ऐड किया लेट से 10 रुपीज का, तो मैंने कितने की बेची डिस्ट्रीब्यूटर को, 90 की बेची। 90 की इसने 10 रुपये ऐड किया, कितना हो गया 100 रुपीज। 10% ऐड करेंगे ना, ये 10 मैं 10 रुपीज ऐड कर रहा हूँ, 10 रुपीज तो ये होलसेलर के लिए कितना किया 1110 पे। सही। इसने भी क्या करा, इस भाई ने भी अपने 10 रुपए ऐड कर दिए, ये 110 हो गए। अब यहाँ जो पहुंचे कितने होगा, 1110 हो गए। 1110। अब इसमें जो प्रॉफिट ऐड करेगा अपना जो भी अमाउंट होगा, तो 120 का लगाऊंगा, टैक्स लगा दूंगा। ये हमने बाकायदा सीखा है रिटेल प्राइस वाले सेक्शन में, जो थर्ड शेड्यूल में लिखे हुए आई थिंक सो, सेक्शन वो सेल्स टैक्स में, कि रिटेल प्राइस पे टैक्स कैसे लग रहा होता है। कि जो रिटेल में जो प्राइस आ रही होगी उसका 20% 17% चार्ज कर लिया। लेट्स से आपने कोई चीज 100 की बेचनी है, मैन्युफैक्चर को 100 की पड़ी है, उसने ऑलरेडी क्या करा है, वो अपने मैन्युफैक्चर के टाइम पे पे कर दिया सेल्स टैक्स। अब किसी सप्लाई चेन में से किसी को भी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, अगर वही चीज बेच रहा है। जैसे सिगरेट हो गई, ये पढ़ी थी हम लोगों ने, वैल्यू एडेड था ना मेरे ख्याल से, वैल्यू एडेड टैक्स वो सेल्स टैक्स भी बोलते हैं, लेकिन उस चीज में जो भी चीज उसने पड़ी हुई है वो अगर आप ऑलरेडी सेल्स पे करते हो, उसमें रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं थी किसी को भी। सही, बिल्कुल ऐसे ही था। और डिटेलर कौन से, वो रिटेलर को, नहीं है वो। हाँ, जो रिटेल प्राइस लिखी हुई है डब्बे के ऊपर, उस हिसाब से आपने मैन्युफैक्चर ने टैक्स पे कर दिया। अब किसी को बीच में से आगे अपना ऐड होने की जरूरत नहीं है। तो कस्टमर हो गया, ये एप्लीकेबल कौन सी होगी, रिटेल प्राइस पे लिखी हुई होंगी। सेक्शन 10 इस बारे में बोल रहा है। ठीक है, डिटेल पे आप टैक्स पे करोगे। अब दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ गुड्स ऑन द डेट ऑफ विच द गुड्स आर सप्लाइज फॉर द एक्सपोर्ट और द होम कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन के लिए आप यूज कर रहे हो तो वो क्या करोगे आप, ये चार्ट कॉपी कर लेता हूँ। इन केस ऑफ गुड्स एंड द डेट ऑफ विच द गुड्स आर सप्लाइज फॉर द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के टाइम पे जो अमाउंट चल रहा होगा आपका, सही, वो क्या करोगे आप, वो उस पर रेट लगा रहे होगे। या इन केस ऑफ सर्विसेज ऑन द डेट विच सर्विस आर प्रोवाइडेड और रेंडर्ड, जिस टाइम सर्विस दी गई है। In case of goods produced and manufactured outside the area of which the act and has been applied, brought to the area for the sale or consumption, and there in the goods and important part, वो manufactured price पे बोल रहा है। फिर नंबर 11 पे उसने बोला कि collection of excess duty etc। collection of excess duty मतलब कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर किसी पे लगती है, कलेक्शन ये पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कितना बड़ा सेक्शन है, पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है द एवरी पर्सन हु for the any reason whatever has collected or collect any duty which is not payable as a duty and which is excess of the duty actually payable and the incident of the which have been passed on the consumer shall the amount of so collected to the federal government and all provisions of this act or the rules made therefore there under the shall apply for the recovery such amount and the claim for refund of any recovery shall not be eligible of the government। क्लियर है, आसान भाषा में बोल रहा है कि अब ऐसा टैक्स जो क्या है नॉट पेबल है। नॉट पेबल मतलब बनता नहीं था फिर भी चार्ज कर लिया आपने, एक्सेस अमाउंट क्या कर लिया, चार्ज कर लिया। या आपने जो कलेक्शन कर ली वो क्या कर ली, इन एक्सेस कर ली। अब जो अब कलेक्शन कर ली, जो कलेक्शन बनती नहीं थी वो आपने अमाउंट रिसीव कर लिया अगर, तो वो अमाउंट देखो किस पे जा रहा है, वो अगर एंड कंज्यूमर पे जा रहा है तो हुज बर्डन, जो उसका बर्डन है वो फॉल कहाँ पे हो रहा है, कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर के ऊपर अगर उसका एंड बर्डन कंज्यूमर पे चला गया है, कंज्यूमर ने पे कर दिए पैसे, अब रिटेलर तक है, होलसेलर तक है, मैंने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, होलसेलर से रिकवरी करवा लूंगा, मैं रिटेलर को दे दूंगा, मैं अगर होलसेलर हूँ तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से रिकवर कर लिया, ज़्यादा पे टैक्स पे कर दिया मैंने उसको। तो क्या होगा, अगर वो कस्टमर पे चला गया, कस्टमर का लेट से वो चीज़ अगर 200 की थी उस पर 17% की बजाय मैंने 20% चार्ज कर लिया और मैंने कस्टमर को भी दे भी दिया चीज़ चार्ज करके, और वो FBI के डिपार्टमेंट चला भी गया, हुज बर्डन फुल अपना फॉल कर गया कहाँ पे, एंड कंज्यूमर के ऊपर, तो कैन नॉट
बी रिफंडेड। अगला बोलता है भाई तो मेरा है ना, तुमने कस्टमर का वजह, कस्टमर तुमसे वापस लेने को ही आएगा, टैक्स टैक्स लग गया, बोला अब टैक्स हो गया, मेरा हो गया। तो इसने सिर्फ ये बात बोली है, द रिकवरी शैल नॉट बी एडमिसिबल ऑन एनी ग्राउंड वॉट एवर, कोई से भी ग्राउंड हो, कस्टमर को बेच दिया ना आपने कोई चीज हो बाजार टैक्स में, तो वो हमारा है, वो तुम वापस नहीं मांग सकते। यहाँ थोड़ी सी उन्होंने की उस्तादी। कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 11 है। ये ज्यादा कलेक्शन हो जाए जो पेबल नहीं था, जो बनता नहीं था, आ गया तो बस। आ गया सो आ गया, वो हमारे ऊपर है। तो इसको हम 15 में तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप माइंड ना करें। क्या बहुत जल्दी जा रहे हैं हमें छोड़ के। वापस आएंगे हम, निकल नहीं रहे निकल रहा है निकल रहा है। नहीं ये तो बच जाएगा। ये वाला पता नहीं है ना इसका भी। नहीं बच जाएगा इंशाल्लाह। इसमें तो सिलेक्शन होनी है यार, टैक्स बचने वाली बात ही नहीं, सोच ही नहीं रहे, सिलेक्शन चाहिए बस फर्स्ट में। सेक्शन 12 इसका है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूज फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटीज। इसमें सेक्शन कितने थे याद है? 47। 47, आई डोंट नो। 49, 49 सेक्शन थे और शेड्यूल कितने थे इसमें? 3 चार 4 शेड्यूल 4 थे, 4। ठीक है ना, यही पूछ सकता है ना इसमें। अच्छा भाई, अब यहाँ बोला डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। अब वैल्यू के डिटरमाइन करें, टैक्स की बात कर ली, लेवी इतना हो जाएगा, इस पे इतना हो जाएगा, लेकिन अमाउंट हुआ क्या, किस अमाउंट पे बात करें हम लोग? किस अमाउंट पे चार्ज करें? किस अमाउंट पे चार्ज करें, वो अमाउंट कौन बताएगा? उसने बोला कि अगर आपको अमाउंट जो है, अमाउंट जो है वो कौन बता रहा है सबसे पहले? अगर कोई रिटेल प्राइस है, अगर कोई रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, अगर रिटेल प्राइस की बात कर रहा हूं, तो वो कौन बताएगा? टू बी डिटरमाइन, कौन ओके। अगर रिटेल प्राइस और सेक्शन बात हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी, कौन सी वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, तो रिटेल प्राइस होगी तो कौन डिटरमाइन करेगा? मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, ठीक है। फिर सेकंड चीज क्या बोली इसने? सेकंड चीज बोलता है कि अगर लेट से आप, रिटेल प्राइस वाला सीन नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर का सीन नहीं है, आपने क्या करी, इंपोर्ट करी है, कोई इंपोर्ट स्टेज की बात हो रही है, इंपोर्ट स्टेज पे हम आ गए अगर, तो इंपोर्ट एक्स्ट्रा वो स्टेज पे कौन वो रेक्टिफाई कर रहा होगा? इनवाइस। इनवाइस। यहाँ बताएगा वैल्यू, कौन बताएगा? वो वैल्यू बताएगा सेक्शन 25 ऑफ कस्टम एक्ट 1969। वो सेक्शन 25 बताया किसका? 19 कस्टम एक्ट 1969 का। इंपोर्ट स्टेज पे अगर बात होगी, बहस हो रही होगी, तो कस्टम एक्ट का 1969 बताएगा और सेक्शन 25 बताएगा इंपोर्ट स्टेज वाली। अगर रिटेल प्राइस की बात हो, रिटेल प्राइस को बताएगा, मैन्युफैक्चर बताएगा। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं आ रही है अगर, तो बोलता है कि यार डिपेंड अपॉन द वैल्यू, उसकी वैल्यू कौन है, वैल्यू कितनी है, डिपेंड अपॉन द वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू कौन बताएगा? मार्केट हो सकती है मे भी। तो इसने उसने बोला कि जो आपका सब सेक्शन है, सब सेक्शन 46 ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 2 किस में कौन सा होता है हर एक्टिव में? डेफिनेशन का। जो सेक्शन 2 है, डेफिनेशन के एक्ट में 46 ने बताया हुआ है मुझे वैल्यूज वगैरह के बारे में ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट। वो कौन बताएगा मुझे? सेल्स टैक्स एक्ट बता रहा होगा। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में डिफाइन कर रहा होगा। ये कब आया था, कब से इन्फोर्स हुआ था? नवंबर नवंबर 1990 से। और इनकम टैक्स
इनकम टैक्स आपका आया था, बिल्कुल आया था। इनकम टैक्स जो था वो 2002 पे जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था उसका। नहीं 2003 पे इम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते, 2000 टैक्स ईयर 2003 के लिए इम्प्लीमेंट बोल टैक्स सकते ईयर हैं। 2003 के लिए हुआ था और ना, इन्फोर्स आया कब हुआ था? 1 जुलाई 2002 से। 2002 से। ठीक है, तो 3 चीजें उसने बात करी, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी, कि वैल्यू को डिटरमाइन करें। रिटेल प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? मैन्युफैक्चरर डिटरमाइन करेगा। इंपोर्ट स्टेज पे सेक्शन कौन डिफाइन करेगा? इंपोर्ट स्टेज पे कौन बता रहा होगा? कस्टम एक्ट 1990 बता रहा होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द वो डिपेंड अपॉन द वैल्यू कौन बता रहा होगा? सेक्शन वो सेल्स टैक्स एक्ट का सेक्शन 46 बता रहा होगा मुझे, ऑफ 2 डेफिनेशन वाला, सब सेक्शन 46 ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन ऑफ 46 का सेक्शन 2 2 या 2 का सबसेक्शन 46, इसको लिखते हैं इस तरीके से, सबसेक्शन 46 ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन सही। तो 3 चीजें इसके अंदर। अब पढ़ने वाले हम लोग। लिखा हुआ है द where the any good are liable to duty under this act at a rate dependent on the value, duty shall be assessed and the paid on the basis of value as determined in the accordance with the subsection 46 of section 2 of sales act 1990। ठीक है सर। एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल, जो मतलब नॉर्मल अमाउंट है उस पर बताई जाएगी, ना कि इंक्लूसिव पे। Afterwards, where any services and liability duty under this act are rate of dependent of their charges on the charges, therefore the duty shall be paid on a total amount of charges for the services, including the ancillary facility or utilities, if any respective of such duties are rendered concession पर पास कर रहा है। Where any goods are chargeable to duty, import stage कौन बताएगा? सेक्शन 25 बताया किसका? कस्टम एक्ट 1969 का। और ऐसी ड्यूटीज जो कहाँ पे डिफाइंड हुई होंगी? लास्ट क्या बताइएगा? तुम पढ़ा था, मैं रिटेल प्राइस वाला पढ़ा था। रिटेल प्राइस फिक्स्ड, ये sorry, where any goods are chargeable to duty on the retail price duty, there which shall be paid on a retail price fixed by the manufacturer, inclusive of all duties, charges, taxes, and other sales tax levied and collected under section 3 of sales tax 1990। तो अगर रिटेल प्राइस वाला सेक्शन है तो मैन्युफैक्चरर बता रहा होगा, इंपोर्ट स्टेज पे सेक्शन 25 ऑफ कस्टम एक्ट 1969, और डिपेंड अपॉन द वैल्यू होगी तो सेल्स एक्ट 1990 का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 46। तो एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लेना पड़ेगा। सेक्शन 12 किसके बारे में था? डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द ड्यूटी। ड्यूटी फिर डिटरमाइन करना, वैल्यू करना ड्यूटी का, जो ड्यूटी लग जाएगी। उसके बाद 11 किसका है मेरे पास? कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटीज। और ये किसके बारे में था? ये था हमारे पास कि हम वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू कैसे चार्ज किस पे करते हैं? एप्लीकेबल वैल्यू ऑन द रेट ऑफ ड्यूटी, कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। फिर ये था हमारे पास जॉइंट सेवरली प्राइवेट कंपनी की लायबिलिटी, तो सेक्शन 9 किसके बारे में? प्राइवेट कंपनी की ओनरशिप चेंज हो रही है तो लायबिलिटी क्या होगी? प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 9 था। 8 किसके बारे में? डिफॉल्ट सरचार्ज के बारे में हो गए तो ठीक है। इसके अलावा 7 तो कोई एंड नहीं मिल रही हम लोगों को, तो एप्लीकेशन ऑन द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स 1990। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? अनपेड अलाउंस अप्लाई टू पेड टैक्स। एडजस्टमेंट की बात बोल रहा है शायद ये, है ना? एडजस्टमेंट लग रही नहीं? हाँ एडजस्टमेंट लग सेल्स सेक्शन 6 एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्सेस। ठीक है जी। 5 आपका हो गया 0 0 rated, रेटेड, 4 आपका हो 4 हो गया आपका वो कौन कौन नहीं था, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, हाँ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और 9 क्या है हमारे पास की ड्यूटीज कौन सी लगेंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर बताई हुई है। सेक्शन 12 है हमारे पास, 31 में अभी बाकी टाइम है हमारे पास थोड़ा सा, बुक देखते याद हो जाए। 16 घंटे बाद तुम सब याद। ये रोबोट की भी आया तो मसला नहीं है, देखिए रोबोट वाला स्कैन करता था। हाँ स्कैन कर लेता, बात देर तो नहीं चाहिए ना, बस सिलेक्शन हो जाए हमारी, बस उसके बाद पहले पावर लेना, एक तो बैठे ना सो बैठे फिर नहीं उठने वाले। अच्छा, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होंगे हम बता दूंगा मैं, सही है। तो सेक्शन 13 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम से लग रहा होगा, रजिस्ट्रेशन। साउंड थोड़ा सा चेंज होना चाहिए।
सेक्शन 13 रजिस्ट्रेशन, किसको रजिस्ट्रेशन लाजमी है? फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वही तो पड़ा फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा अच्छा। उसने बोला कि यार कोई भी ऐसा बंदा जो क्या कर रहा हो, इंगेज हो, या तो एनी पर्सन इंगेज इन, किसके अंदर इंगेज हो? सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग में, या तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। उसके लिए क्या होगा? रजिस्टर्ड होना लाजमी है, होना लाजमी है, ठीक है, कंपलसरी है टू बी रजिस्टर्ड। उसने बोला एक पॉइंट उसने ये बोल दिया। सेकंड पॉइंट इसने बोला कि अगर ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जो क्या ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, एनी पर्सन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 अंदर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सो नो नीड टू रजिस्टर्ड अगेन या सेपरेटली। अब ऐसा बंदा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ सेल्स टैक्स एक्ट में, वो कोई सेल्स टैक्स एक्ट भी के अंदर भी चीज रजिस्टर्ड है, तो उसके बाद लाजमी नहीं है कि क्या करे, वो सेपरेटली दोबारा से फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए भी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। एक दफा रजिस्ट्रेशन करवा लो, मसला नहीं है कोई भी किसी भी एक चीज में। तो यहाँ भी लिखा है वेयर अ पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स 1990 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द एक्साइज पर्पस, और इज सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है सर। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद सेक्शन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं 14। सेक्शन 14 हमारे पास है रिकवरी अनपेड ड्यूटी। सेक्शन 14 हमारे पास है अनपेड ड्यूटीज। यहाँ वाले माइंड अप करते हैं ना, यहाँ पे पर recovery of unpaid duties or the erroneously refunded duty or the arrears of duty। तो पढ़ ही लेते हैं यहाँ से कि the where any person has not levied or paid any duty or has short levied or short paid such duty or any amount of duty has been refunded erroneously, and such person shall be serviced with notice requiring him to show cause for the payment of such duty, provided such notice shall be issued within 5 years from the relevant year। ये बोल रहा है कि ये जो एक्ट है ना, ये जर्नल एक्ट है। जर्नल मतलब कि रिकवरी ऑफ अनपेड ड्यूटी पे भी कोई भी टैक्स लग सकता है, या टैक्स लगेगा, या कोई एयरनेसली आपने रिफंड किया हुआ है तो वहां भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और रिफंड कर दिया, रिफंड कर दी, उसकी रिफंड मतलब रिकवरी जो है जनरल वे में क्या होगी, डील की जाएगी। ठीक है। अगर लेट्स से आपने कोई अनपेड ड्यूटी पे, जो आपने ड्यूटी पे नहीं की हुई, या आपने कोई गलत तरीके से आपने रिफंड मांग लिया उन्होंने, या एरियर्स आपकी ड्यूटी बाकी है, तो जनरल तरीके से क्या होगी, रिकवरी होगी। तो रिकवरी क्या होगी, इन जनरल वे में क्या की जाएगी, रिकवरी की जाएगी। क्योंकि रिकवरी ड्यूटी क्या होगी, अनपेड ड्यूटी है, मीन्स पास वाली हाँ, आपने नहीं दी, आपने नहीं दी। एरियर्स मतलब जो पास्ट में आप दे चुके हो,
या पास की भी नहीं दी आपने? अच्छा, रिकवरी ऑफ अनपेड ड्यूटी मतलब जो आज की बात कर रहा होगा, एजेंट्स वाली मतलब जो पुरानी आपने नहीं थी। ये 5 ईयर वाली कौन सी बात कर रहा था अभी, नाम पढ़ा था तुमने? अरे भाई कहाँ चला गया यार, लिखा हुआ है the where any person not levied on the shall person shall be serviced with notice requiring him to show cause for the payment of such duty provided that such notice shall be issued within 5 years on the relevant date। मतलब विद इन 5 ईयर क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसको? मिल जाएगा। नहीं मिला तो अल्लाह मानेगा, 5 साल ले लो, है ना? अपनी बारी आई तो पूरे 5 साल ले लो कभी भी। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड्स आएगा भी, रिकॉर्ड्स के अंदर रिकॉर्ड में अच्छी बात ये थी, वो बोलेगा कि रिकॉर्ड कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का होगा, 6 साल। 6 साल। इनकम टैक्स में भी लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स में शायद 6 साल का ही लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में तो लिखा हुआ है रिकॉर्ड 6 साल का होना चाहिए। ऑडिट के हिसाब से कितना रिकॉर्ड होना चाहिए? आई थिंक 6 साल का ही, कम से कम 6 साल का डेटा तो हो आपके पास। वो आपको कमिश्नर जो आपको कभी मंगवाएगा तो 6 साल के अंदर अंदर का डेटा मंगवा सकता है, 6 से ऊपर नहीं करेगा एक दिन भी। बस ये छूट दे दी उसने थोड़ी सी हमें। अब वो पेपर में एमसीक्यूज भी इस तरह का था कि सेक्शन 14 जो डील किससे करता है, रिकवरी ऑफ अनपेड ड्यूटी से करता है, या एयरनेसली रिफंड से करता है, या तो एरियाज ऑफ ड्यूटी से करता है, या सबसे करता है? सबसे करता है। तो जनरल रूल है हमारे पास सेक्शन 14 किसका है, रिकवरी ऑफ अनपेड ड्यूटीज का। 13 क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन किसके लाजमी है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 13 है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी और ड्यूटी फॉर द वैल्यू पर्पस ड्यूटी 12 है हमारे पास। कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी सेक्शन 11 है। ऊपर से आओ, एक काम करो, ये भूल जाऊंगा मैं, मुझे ये सब बड़े तफसील से मैं याद तो कर लूँ, लेकिन मुझे भी याद नहीं रहने वाला ये। डेफिनेशन फर्स्ट निजाम उसका सेक्शन 3 है, ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। सही। हर रेट उसमें डिफाइंड हुए हैं, और किस पे लगता है, मैन्युफैक्चरर पे लगता है, इंपोर्टर पाकिस्तान वगैरह पे लगता है। कोई रेट डिफाइंड नहीं है तो 15% पे लग जाएगा। लाइबिलिटी किसकी तरह राइज होगी, मैन्युफैक्चरर पे, इंपोर्टर पे, सर्विस प्रोवाइडर पे, चाहे नॉन टैरिफ से लेके आ रहा है कहाँ पे, टैरिफ के अंदर, उस बंदे के ऊपर। 4 है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर क्या था, सेक्शन 4 फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर बोला कि कब फाइल होगा, तो मंथली बेसिस पे होगा। ये अगर रिवाइज रिटर्न फाइल करने में कितने दिन में हो सकता है, 120 दिनों के अंदर में, लेकिन विद ड्यू टू परमिशन ऑफ कमिश्नर। अगर कमिश्नर से परमिशन नहीं लेनी तो 2 रास्ते हैं आपके पास, 2 कंडीशन में परमिशन ना लो। अगर रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर दो कितने दिन के अंदर अंदर, 45 days। ना 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 60 दिनों के अंदर। 60 days। अच्छा, हाफ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया, 2 महीने के अंदर पे कर दो, 2 मंथ्स में पे कर दो। या तो क्या, रिवाइज रिटर्न जो है आपके, रिवाइज रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हो उसमें आपका टैक्स इंक्रीज हुआ हुआ और रिफंड जो लेस हुआ हुआ, या तो सही। आपने ज़्यादा टैक्स पे करना हो आपने, इसलिए आपने रिवाइज रिटर्न किया है, तो रिफंड क्या कम करना है आपने। फिर नंबर 5 है जीरो डेट सप्लाईज क्या होती है। जीरो डेट सप्लाईज किस लिए होती है, जीरो डेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी, आपको क्या होगा, आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है या एक्सपोर्ट आउटसाइड पाकिस्तान करना है, जो वो गुड्स जो उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है फेडरल गवर्नमेंट ने। 6 है एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज, वो इनपुट आउटपुट से एडजस्ट कर लो उसको। अच्छा, इसके लिए पॉइंट क्या, आपके वैलिड प्रूफ हो, या तो आप, और सेकंड पॉइंट क्या, आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो, किसको, एफबीआर को टैक्स पे कर दिया हो। ठीक है सर। फिर 7 है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेल्स एक्ट 1990, जो बातें वहां लिखी थी वही बातें यहाँ पे सेम प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। 8 है हमारे पास सेल्स डिफॉल्ट सरचार्ज के, पेनल्टी कोई हो रही है तो कितना लगेगा रेट, 12% पे। तो ड्यूटी ड्यू है या रिफंड ऑफ ड्यूटी है, 12% पर एनम के हिसाब से। कोई लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट ड्यू इन प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी की लाइबिलिटी अगर रिमेनिंग है, सेक्शन 9 में कह रहा है प्राइवेट कंपनी की लाइबिलिटी रिमेनिंग है, कौन पे करेगा, ऑनर पे करेगा, डायरेक्टर्स पे करेंगे या तो उसका पार्टनर पे करेगा, शेयर होल्डर वगैरह, सेवरली जॉइंटली। फिर उसने बोला कि अगर लेट से आप ये कंपनी जो है डिसॉल्व नहीं हो रही, ये किसी को सेल हो रही है, तो नए जो मालिक आ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो पे करेंगे। फिर नंबर 10 में बोला एप्लीकेबल वैल्यू एंड ड्यूटी ऑफ टैक्सेस, तो किस पे होगा, रिटेल प्राइस हो जाएगा। 11 में बोला कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। 11 कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज में क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी, सॉरी एक्सेस ड्यूटी में क्या था कि ऐसा टैक्स जो आपने ज्यादा कलेक्ट कर लिया, पेबल नहीं था बंदे के ऊपर, वो पे कर लिया, लेकिन वो पे होके एंड कंज्यूमर तो गुड चली गई है, उसने बेयर करा सारा बर्डन, तो टैक्स क्या करेगा, वापस नहीं मांगेगा।
तो सेक्शन 12 में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। कि रिटेल प्राइस भी कौन मैन्युफैक्चर और डिटरमाइन करेगा, मैन्युफैक्चरर। सही है। इंपोर्ट स्टेज पे कस्टम एक्ट का सेक्शन नंबर 25 और डिटर्मिनेशन डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू कौन करेगा, सेक्शन सबसेक्शन 46 ऑफ सेल्स टैक्स 1990। 13 क्या इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, कौन कौन सा बंदा रजिस्टर्ड होगा। लाजमी बात है, एक बंदा का रजिस्टर्ड हो चुका है किसी और एक्ट में, सेल्स टैक्स में, उसके लिए लाजमी नहीं कि यहाँ पे भी एक्ट है। फिर रिकवरी ऑफ अनपेड ड्यूटी वगैरह उसके जनरल रूल लगेंगे रिकवरी के लिए। यहाँ तक बात करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं।